ललिता उसके घर पर नोट्स वापस देने आती है और जाने की बात करती है। सुधीर का दोस्त कहता है कि बैठिए, आप हमारी भाभी हैं और बिना चाय नाश्ता करे कैसे जाने देंगे हम। ललिता कहती है कि देवर को मुझे खिलाना चाहिए, देवर से थोड़ी ना खाना चाहिए। सुधीर का दोस्त कहता है अरे खाना खाएंगे हम तो, आप चिंता ना करें, अभी तो आप बैठिए, मैं चाय लेकर आता हूं। ललिता थोड़ी देर तक बैठी रहती है और उसके बाद सुधीर का दोस्त चाय लेकर आता है। दोनों बैठकर चाय के साथ वार्तालाप करते हैं। ललिता कहती है कभी तुम लोगों की बात नहीं हुई क्या इस विषय में? सुधीर का दोस्त कहता है ऐसी बात तो कभी नहीं हुई, लेकिन हाँ, तुम्हें पहली बार जब देखा था तो उसने कहा था कि यार इसका नाम क्या है, कहाँ रहती है, क्या करती है? ललिता कहती है अच्छा ऐसा क्या? सुधीर का दोस्त कहता है हाँ ऐसा ही, और उसी दिन हम बहुत दूर तक तुम्हारे पीछे भी आए थे, लेकिन तुमसे डर लग रहा था, ऊपर से गली भी तुम्हारी थी, तो हम दोनों वहां से वापस लौट आए और तुम भी गुस्से में हमारी तरफ ही आ रही थी। ललिता ये सब बातें सुनकर हंसने लग जाती है और कहती है मैं इतनी डरावनी लगती हूँ क्या तुम लोगों को? सुधीर का दोस्त कहता है डरावनी नहीं, बाकी वो कहते हैं ना कि जिस इंसान को पहली बार जैसा देख लो जिंदगी भर के लिए उसकी छवि वैसी बन जाती है, और जब हमें तुम्हें पहली बार देखा था तो तुम्हारा विकराल रूप था। ललिता कहती है ऐसा किस जगह तुमने मुझे देख लिया था? सुधीर का दोस्त जवाब देता है उस दिन पंचायत में देखा था। ललिता कहती है हाँ यार, उस दिन तुम्हें गुस्से में थी। कई देर तक दोनों बातें करते रहते। उसके बाद ललिता कहती है मुझे सुधीर का नंबर दो ना। सुधीर का दोस्त कहता है ठीक है मैं देता हूं, लिखो। ललिता उसका नंबर लिख लेती है और वहां से जाने लगती है। सुधीर का दोस्त कहता है आते रहना आप, अपना ही घर है। ललिता कहती है हाँ बिल्कुल। इतनी देर में उसके दोस्त को याद आता है और वो कहता है अरे सुनो ललिता। ललिता पीछे मुड़कर देखती है और पूछती है क्या हुआ? सुधीर का दोस्त कहता है इधर आओ जरा। ललिता वापस आती है और उसका दोस्त उसे अपनी माँ के कमरे में लेकर जाता है और कहता है माँ देखो, वो अपना सुधीर है ना, उसकी मंगेतर है ये। उसकी माँ कहती है अच्छा बेटा। ललिता उसकी माँ के पैर पड़ती है और उसकी माँ उसके सर पर हाथ फेरती है और कहती है सदा खुश रहो तुम। ललिता उनसे मिलकर वहां से चली जाती है। इधर सुधीर अपने दोस्त रोहन को कहता है भाई शादी पक्की हो गई है मेरी, घर वालों ने लड़की ढूंढ ली है। रोहन कहता है अच्छा कहाँ की है लड़की? सुधीर कहता है गांव की है। रोहन कहता है ये बेटा लव मैरिज है ना? सुधीर कहता है अरे भाई अभी तक मुझे इस लड़की का नाम भी नहीं पता है, लव मैरिज कहां से हो जाएगी? रोहन कहता है फिर तूने हाँ कैसे बोला? सुधीर कहता है मैं ऐसे तो मिला हूं उससे, बातें भी की है मैंने उससे, बस नाम नहीं पता है। रोहन कहता है चलो अच्छी बात है भाई, अब घोड़ी चढ़ोगे तुम। दोनों ऑफिस में बैठे रहते हैं। वहीं ये बात सुनकर रोहन नाचने लगता है। मैनेजर कहता है कि रोहन ये क्या हरकत है तुम्हारी, ये क्या कर रहे हो तुम ऑफिस में, किसी बारात में नहीं हो तुम? रोहन कहता है सर बारात की तो तैयारी कर रहा हूं। मैनेजर पूछता है किसकी बारात की? रोहन कहता है कि सर अपने सुधीर की बात पक्की हो गई है। इतना सुन के सारे ऑफिस वाले जमा हो जाते हैं। मैनेजर कहता है लाओ सुधीर भाई मिठाई खिलाओ, पति जो बनने वाले हो। सुधीर हंसने लग जाता है और कहता है ठीक है भाई मैं खिलाता हूं। रोहन को भेज के सुधीर मिठाई बुलाता है और सब में बांट देता है। थोड़ी देर बाद उसके फोन पर एक नए नंबर से कॉल आता है। सुधीर फोन उठाता है और पूछता है कौन? उधर से आवाज आती है पहचान लो कौन। सुधीर कहता है आप बता दो, हमसे तो नहीं पहचाना जाएगा। उधर से आवाज आती है कि पहचानना तो आपको ही पड़ेगा। सुधीर कहता है पहचान लिया। फिर उधर से आवाज आती है कौन? सुधीर कहता है जो नदी में भी प्राणियों को प्यार ना करने से ऐसे इंसान हो तुम। उधर से हंसने लग जाती है और कहती है मार्केटिंग के साथ साथ शायरी भी करते हो क्या? सुधीर कहता है नहीं, कुछ अजीज लोगों के लिए कर लेता हूं। उधर सामने वाली कहती है अच्छा 5 मिनट में हम अजीज भी हो गए क्या? सुधीर कहता है 5 मिनट नहीं, 5 घंटे पहले। सामने वाली फिर हंसने लग जाती है। दोनों बहुत देर तक बातें करते हैं और उसके बाद जब फोन रखने की बारी आती है तो सुधीर कहता है अच्छा सुनो, जिसके आने की खुशी से पूरे ऑफिस में मिठाई बंटवा दी, जिससे इतनी बातें कर ली, जिससे शादी पक्की हो गई है, उसका नाम क्या है? ललिता पूछती कि अभी तक तुम्हें मेरा नाम नहीं पता? सुधीर कहता है आपने बताया ही कब मुझे जो पता चलेगा। ललिता कहती है अच्छा तो अब सुन लो, ललिता नाम है मेरा। सुधीर कहता है ठीक है, और दोनों फोन रख देते हैं। रोहन कहता है सुधीर आज तो तेरे कमरे पर महफिल सजाते हैं यार, 2 खुशियां हैं हमारे पास। सुधीर कहता है ठीक है जमा लेते हैं अपने ही कमरे पर आज।
दोनों शाम को कमरे पर जाते वक्त रास्ते में एक होटल से खाना पैक करवाते हैं और बियर वगैरह खरीद लेते हैं। सुधीर के कमरे पर जाते हैं। सुधीर रोहन को कहता है, आजकल ये गौरी दिखाई नहीं देती, कहाँ है, कुछ पता है क्या? रोहन कहता है कि अभी तो मैंने भी उसे कई दिनों से नहीं देखा है। सुधीर कहता है, फोन भी बंद आता है उसका आजकल। इतना बोलकर वो वापस बैठ जाता है और पीने लग जाता है। दोनों और फिर थोड़ी देर बाद खाना खा के सो जाते हैं। सुधीर सोने ही वाला होता है कि उसके पास ललिता का फोन आता है। ललिता कहती है, सो गए क्या? सुधीर कहता है, नहीं बस सोने ही जा रहा था। तुम बताओ क्या कर रही हो? ललिता कहती है, तुमसे बात। सुधीर कहता है, अच्छा। ललिता कहती है, हाँ, और पूछती है, घर कब आ रहे हो? नदी का घाट और वहां के वो प्राणी तुम्हें याद कर रहे हैं, क्योंकि वहां वाले लोग उन्हें प्यार नहीं करने दे रहे। सुधीर कहता है कि जल्दी आ जाऊंगा तुम्हें मिलने के लिए, बस 1-2 दिन में कंपनी गाड़ी दे देगी, फिर हम लोग घूमने चलेंगे कहीं, तब तक तुम इंतजार कर लो थोड़ा। ललिता कहती है, हाँ वो तो कर ही रही हूं। सुधीर पूछता है, तुम्हारी वकालत कैसी चल रही है? ललिता कहती है, फिलहाल कोई केस नहीं आ रहे हैं तो फ्री बैठी हूं। सुधीर कहता है, अच्छा हमारा एक मुकदमा फाइल कर दो। ललिता कहती है, कौन सा केस, क्या है ये? सुधीर कहता है कि कोई हमारे दिल में बैठ गया है और बड़ा ही परेशान करता है, दूर है इस वजह से। ललिता कहती है कि इसका तो एक ही हल है जनाब। सुधीर कहता है, क्या? ललिता कहती है, जो दिल में बैठा है उसे करीब ले आओ। सुधीर कहता है कि कोशिश वही है, जल्दी ही लाते हैं करीब। ललिता कहती है, चलो सो जाओ, रात हो गई है, सुबह ऑफिस भी जाना है ना तुम्हें? सुधीर कहता है कि हाँ जाना तो है। ललिता कहती है, तो फिर सोइए। सुधीर कहता है, ठीक है सोते हैं फिर, आप भी सोइए। ललिता कहती है, ठीक है सोते हैं, और दोनों फोन रख के सो जाते हैं। दोस्तों, जब पहला प्यार होता है ना तो इंसान को चारों तरफ वही इंसान दिखता है जिससे वो मोहब्बत करता है। सोते जागते, उठते बैठते, सिर्फ एक ही चेहरा नजर आता है। प्यार एक नशा है जो कि हर किसी को कभी ना कभी कहीं ना कहीं तो जरूर होता है, और यहां भी वही हुआ है। सुधीर को प्यार तो हुआ है और ललिता को भी प्यार हुआ है। प्यार से कोई बच नहीं सकता। ललिता को सुधीर पहले नहीं बोल पाया तो ऊपर वाले ने उन्हें एक बंधन में बांध दिया। अब देखना यह है कि ये दास्तां कहां तक चलती है और इनका साथ, इनका प्यार कहां तक साथ रहता है, कितना एक दूसरे को समझते हैं। सारे सवाल जवाब अब हम करेंगे अगले एपिसोड में, तो सुनते रहिए सुल्तानगढ़। स्वागत है हमारी कहानी में। अब हम हमारी कहानी के बीच वाले हिस्से में पहुंच गए हैं, जहां तक आप लोगों ने सुना है कि सुधीर और ललिता के घर वाले रिश्ते के लिए मान गए हैं। दोनों एक दूसरे को पसंद भी करते हैं और अब तो दोनों की बातें भी होने लगी है। आइए हम जानते हैं इस कहानी में ललिता के बारे में। थोड़ी देर से एंट्री हुई है, लेकिन कहते हैं ना, देर आए दुरुस्त आए। ललिता भी सुधीर के गांव में ही रहती है और ललिता ने अपनी पढ़ाई गांव के स्कूल में पूरी की है। ललिता को बचपन से ही वकालत में रुचि थी और वो उसमें ही अपने आप को आगे बढ़ाना चाहती थी। ललिता पढ़ाई में हमेशा अच्छी थी, वो हमेशा स्कूल में अव्वल आती थी। ललिता ने जब अपनी पूरी पढ़ाई कर ली तो अपने गांव से दूर एक दूसरे शहर में चली जाती है, जहां वो अपनी वकालत की पढ़ाई पूरी करती है। ललिता 5 साल अपने घर से दूर रहती थी और अच्छे से पढ़ लिख कर नौकरी करना चाहती थी। लेकिन ललिता नौकरी क्यों नहीं की, ये सवाल आपके और मेरे मन में भी है कि आखिर ऐसा क्या हुआ। तो आइए जानते हैं कि जब ललिता अपने घर से दूर बाहर शहर में रहती थी तो ललिता कई बार अपनी हालत पर ध्यान नहीं दे पाती थी और वो बीमार रहने लगी थी। और एक बार उसे उसके पापा डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं तो डॉक्टर उसे देखते हैं और उसका चेकअप करते हैं। लेकिन जब डॉक्टर चेकअप के रिपोर्ट को देखते हैं तो ललिता के पापा के होश ही उड़ जाते हैं, वो चक्कर खा के गिर जाते हैं। ललिता की मम्मी उन्हें संभालती है और डॉक्टर कहते हैं कि आप खुद को संभालो, जरा हिम्मत से काम लो। ललिता की मम्मी पूछती है कि आखिर हुआ क्या है, ये तो बताइए। ललिता का पापा रोते हुए कहते हैं कि हमारी बेटी को ब्लड कैंसर है। ये सुन के उसकी माँ रोने लग जाती है। दोनों को डॉक्टर संभालते हैं और उसके बाद ललिता के पापा उसकी माँ को संभालते हैं। डॉक्टर उन्हें कहते हैं कि आप लोग थोड़ी हिम्मत रखिए, सब ठीक हो जाएगा। आप दोनों ऐसे टूट जाओगे तो ललिता को कौन संभालेगा, आप दोनों ही उसकी हिम्मत हो। ललिता के पापा कहते हैं ठीक है डॉक्टर साहब, हम उसका ध्यान रखेंगे और जितना हमसे हो पाएगा उसका साथ देंगे इस लड़ाई में। डॉक्टर कहते हैं कि आपको उसे मानसिक रूप से मजबूत बनाना है, शारीरिक रूप से दवाइयां अपना काम करेंगी और अभी तो शुरुआत है, हम कोशिश करेंगे कि हम ललिता को कुछ नहीं होने दें। उसके पापा कहते हैं
डॉक्टर मैं आपके हाथ जोड़ता हूं, मेरी बेटी को बचा लीजिए। डॉक्टर कहते हैं हम पूरा प्रयास करेंगे। अभी ललिता बाहर आ रही है, आप संभालिए अपने आप को। और तब से ही उसके पापा ने ललिता को कहीं भी जाने नहीं दिया, अपने पास ही रखा हमेशा। और गांव के पास में एक अदालत थी, वहां वो अपना काम भी कर रही थी और अपने परिवार के साथ रहने भी लगी। ललिता अपनी बीमारी से बेखबर थी, क्योंकि उसे कभी उसके पापा ने एहसास तक नहीं होने दिया था। लेकिन ललिता भी एक पढ़ी लिखी लड़की थी। एक बार उसको अपनी ऑफिस में उल्टी हुई तो उसकी उल्टी में ब्लड आया और वो इस बात को समझ नहीं पाई। पहली बार तो उसने नजरअंदाज कर दिया, लेकिन बाद में जब उसके साथ 2 बार और ऐसा हुआ तो उसने डॉक्टर को बताया और चेकअप करवाया। तो डॉक्टर उससे पूछे कि मैडम आप अकेली आई हो या कोई है आपके साथ? ललिता कहती है नहीं डॉक्टर, मैं तो अकेली ही आई हूं। डॉक्टर ललिता से कहते हैं कि देखिए मैडम, आपको बीमारी बड़ी है और हम आपको बता नहीं सकते। ललिता कहती है डॉक्टर बीमारी मेरी है और आप मुझे ही नहीं बता रहे हो। डॉक्टर कहते हैं कि देखिए मैडम, आपका रिपोर्ट मैं आपको देता हूं, आप खुद देख लीजिए। डॉक्टर ललिता को रिपोर्ट दे देते हैं। ललिता रिपोर्ट देखने के बाद एकदम से शॉक हो जाती है, मानो उसके पैरों तले जमीन ही खिसक गई। ललिता रिपोर्ट लेकर वहां से बाहर चली जाती है। पीछे से डॉक्टर उसे कहते हैं कि ध्यान से जाना मैडम। ललिता मानो बिल्कुल ही टूट जाती है। वो अपनी रिपोर्ट लेकर रोते रोते घर पहुंचती है, लेकिन वो नहीं चाहती कि ऐसी हालत में वो अपने घर जाए। इसलिए वो नदी के किनारे निकल जाती है और वहां बैठकर सोचती है कि मैं अपने घर वालों को ये बात नहीं बताऊंगी, वरना वो लोग इस बात को सहन नहीं कर पाएंगे और मैं उन्हें दुखी नहीं देख सकती। कई घंटों वो नदी के किनारे बैठकर रो लेती है। आखिरी में वो खुद को हिम्मत देती है कि ललिता तुझे लड़ना है, और वो अपने आंसू पोंछकर रिपोर्ट को नदी में बहा देती है। दोस्तों, इस कहानी में यहां से शुरू हुआ था ललिता का सफर। वो हमेशा कोशिश करती खुश दिखने की, और जब अकेले में उसे दर्द होता तो वो उसे सहन करती और घंटों रो लेती। ललिता के मम्मी पापा को लगता था कि ललिता को वो बता नहीं रहे हैं और उसके सामने खुश होने का नाटक कर रहे थे। ललिता भी यही सोच के खुश रहती थी कि अपने घर वालों को नहीं पता चले। दोस्तों, हम कुछ ज्यादा ही पीछे चले गए, इसलिए फिर से आते हैं हम हमारी वास्तविक कहानी के अंदर। ललिता को सुधीर की मां बुलाती है कि बेटा कल घर ही आ जाना खाना खाने के लिए। ललिता कहती है कि मां ठीक है, मैं आ जाऊंगी। सुधीर की मां सुधीर को भी फोन लगाकर बोल देती है कि बेटा तेरी छुट्टी हो तो तू आ जा घर पे, शाम तक वापस चले जाना। सुधीर भी कहता है हाँ मां, मुझे गाड़ी मिल गई है, मैं वैसे भी आज आप दोनों का आशीर्वाद लेने आने ही वाला था। मैं शाम को निकलता हूं मां यहाँ से, सुबह वहां रुक लूंगा और फिर अगले दिन वापस आ जाऊंगा। उसकी मां कहती है ठीक है बेटा। सुधीर और रोहन दोनों को कंपनी की तरफ से गाड़ी मिल जाती है। वो दोनों बड़े खुश रहते हैं और बड़े मजे करते हैं। सुधीर ललिता को फोन लगाता है और कहता है कि माँ का फोन आया था, कल घर बुला रही है। ललिता कहती है हाँ तो आ जाओ, वैसे भी तो कब से नहीं आया आप यहाँ पर। सुधीर कहता है कि हाँ, मैंने तुम्हें उस दिन कहा तो था कि मैं आ जाऊंगा। ललिता कहती है ठीक है, मैं थोड़ा सा काम कर रही हूँ, फिर बात करते हैं। सुधीर भी यही कहता है कि मैं अपना काम निपटा लूं तब तक, और दोनों फोन रख देते हैं। ललिता एक केस लड़ती है और उसके बाद उसे अचानक ही चक्कर आते हैं। वो जैसे तैसे खुद को संभालती है और अपने आप वो बाहर आती है और उसे उल्टियां शुरू हो जाती है। वो कभी ज्यादा कमजोर हो जाती है। वो वहीं पास के एक गार्डन में बैठ जाती है और कई देर तक वहां बैठी रहती है। जब थोड़ा अच्छा लगता है तो वो सोचती है कि मुझे अपने बारे में सुधीर को बता देना चाहिए। फिर सोचती है कि अगर सुधीर ने मना कर दिया तो, पर ऐसे झूठ बोलकर रिश्ता बनाना भी तो सही नहीं है। मुझे हिम्मत करना पड़ेगा, सुधीर को यह बात बतानी पड़ेगी। फिर कुछ भी हो, शादी हो या ना हो, लेकिन सच्चाई तो उसे बतानी जरूरी है, तभी हम जिंदगी भर साथ रह पाएंगे। क्योंकि आज मैं ये बात उसे नहीं बताऊंगी तो मैं खुद को कभी भी माफ नहीं कर पाऊंगी। ललिता ये बात सोचते सोचते कहां खो जाती है, उसे खुद पता नहीं रहता। इधर सुधीर शाम के वक्त अपने ऑफिस से आ जाता है और वो अपने दोस्त को फोन लगाता है। उससे कहता है और भाई क्या हालचाल, आ रहा हूं मैं कल। उसका दोस्त कहता है अच्छा भाई चल ठीक है, मिलते हैं फिर, और फोन रख देता है। शाम के वक्त सुधीर अपने गांव आ जाता है। घर आकर अपने माँ पापा को वो कार दिखाता है और कहता है देखो पापा, ये है हमारे परिवार का नया सदस्य। उसके पापा कहते हैं बड़ी सुंदर गाड़ी है। सुधीर कहता है कि हाँ पापा। उसकी माँ गाड़ी की पूजा करती है और वो सभी लोग अंदर जाते हैं। सुधीर और उसके पापा खाना खाते हैं और उसके पापा उसे कहते हैं कि बेटा सो जाओ, थक गए होगे। सुधीर कहता है नहीं, थका तो नहीं हूं, और इतनी जल्दी नींद आएगी भी नहीं, क्योंकि वहां हम जागते रहते हैं देर रात तक। सुधीर के पापा उससे पूछते हैं कि क्या अब भी जाना पड़ता है गांव गांव? सुधीर कहता है हाँ जाना तो पड़ता है, लेकिन अब बेचने नहीं जाते हम लोग, मेडिकल स्टोर की चेकिंग के लिए जाते हैं। वहां सही गोली दवाई है या नहीं, वो लोग गांव वालों को गलत चीजें तो नहीं बेच रहे,
और उन लोगों के पास अनुभव है या नहीं, बस ऐसा काम है। अब तो दिन में जाओ और 1-2 घंटे में वापस आ जाओ। उसके पापा कहते हैं अच्छा ये भी बढ़िया है। सुधीर कहता है हाँ पापा, वो मुझे कम से कम 2 साल होने में आ गए हैं ना, इसलिए पोस्ट बढ़ गई अपनी। तो दोस्तों क्या लगता है आपको, क्या ललिता सुधीर को बताएगी या नहीं अपनी बीमारी के बारे में, और पता चलने के बाद सुधीर क्या करेगा? इन सारे सवालों के जवाब हमें मिलेंगे सुल्तानगढ़ के अगले एपिसोड में। तो सुनते रहिए सुल्तानगढ़। सच्चाई एक ऐसा शब्द है जो कई सारे झूठ से पर्दा उठा देता है। कई सारे रिश्ते लोग झूठ की बुनियाद पर बना लेते हैं, लेकिन अक्सर जब सच्चाई सामने आती है तो वो रिश्ते खत्म हो जाते हैं। हमारी इस कहानी में भी वही हो रहा है। ललिता को ब्लड कैंसर है और वो चाहती है कि वो इस सच्चाई से सुधीर को परिचित करा दे, क्योंकि अगर बाद में सच्चाई का पता सुधीर को कहीं और से पता चला तो उन दोनों का भरोसा टूट जाएगा और उन दोनों का रिश्ता भी कमजोर पड़ जाएगा। हमारी जिंदगी में भी हमें सच्चाई का साथ देना चाहिए, क्योंकि आज हम झूठ बोलकर रिश्ता बना लेंगे तो जब कल उन रिश्तों में सच्चाई सामने आएगी तो सिर्फ एक दूसरे के बीच में मन मुटाव ही बढ़ेगा। लेकिन ललिता इस बात को बखूबी जानती है, और जब सुधीर अपने घर आया होता है तो उसकी मां ललिता को भी बुला लेती है। सुधीर और उसके पापा दोनों सुबह से तैयार हो जाते हैं और थोड़ी देर बाद ललिता भी वहां आ जाती है। सुधीर की मां के साथ काम करने लगती है, खाना बनाने में मदद करती है। सुधीर उसे देखकर मुस्कुराने लगता है और वो भी सुधीर को देखकर मुस्कुराने लगती है। थोड़ी देर ये नैनो वाली लड़ाई चलती रहती है। उसके बाद सुधीर कहता है पापा वो मैं अपने दोस्त को भी बुला लेता हूं। सुधीर के पापा कहते हैं मैंने बोला था उसे अब तक आया नहीं, लगाओ जरा तुम फोन उसे, कहां रह गया? सुधीर अपना फोन निकालता है और उसके दोस्त को फोन लगाता है और पूछता है कि भाई कहां रह गया तू, अब तक क्यों नहीं आया? उसका दोस्त कहता है अरे बस पहुंचने ही वाला हूं मैं, ये मेरी बाइक बंद हो गई थी। सुधीर कहता है चल जल्दी आ। उसका दोस्त कहता है हाँ ठीक है आता हूं। ललिता और सुधीर की मां अंदर बातें करते हैं। सुधीर की मां कहती है बेटा तुम्हारे पापा मम्मी भी होते तो और अच्छा लगता। ललिता कहती है उन्हें अचानक काम आ गया ना तो वो बाहर चले गए, पर कोई बात नहीं मां, अगली बार जब वो रहेंगे तब हम कर लेंगे खाने का प्लान। फिर सुधीर की मां कहती है हाँ बेटा वही करेंगे हम लोग अगली बार। इतनी देर में उधर सुधीर का दोस्त भी आ जाता है। सुधीर की मां कहती है कि चलो तुम लोग बैठ जाओ हम खाना लगा देते हैं। सुधीर कहता है हाँ मां भूख तो बहुत लगी है मुझे। अपनी दोस्त की तरफ हाथ बढ़ाकर कहता है इसने लेट कर दिया, वरना कब का खा लेता मैं। सुधीर की मां कहती है उसमें क्या हुआ, अब खा लो, आ गया ना बेचारा। सुधीर, उसका दोस्त और उसके पापा खाना खाने बैठ जाते हैं और ललिता थाली लेकर आती है। सुधीर का दोस्त कहता है भाभी जी भी आई हैं। ललिता हंसने लग जाती है। उधर से सुधीर की मां कहती है कि आएगी नहीं क्या, अब तो उसी का घर है ये, जब मन करे तब आए, उसे किसने रोका है। नोकझोंक के साथ साथ खाना भी चलता रहता है। सुधीर खाना खाने के बाद बैठ जाता है और उसका दोस्त कहता है चल भाई मैं जाता हूं यार, ये बाइक को सही करवाना है मुझे। सुधीर कहता है ठीक है शाम को निकलूंगा, फोन लगाता हूं। उसका दोस्त कहता है ठीक है भाई, और जाने लगता है। उधर ललिता और सुधीर की मां खाना खाने बैठ जाती हैं। सुधीर उन्हें खाना खिलाता है। ललिता ये देखकर बड़ी खुश हो जाती है और वो दोनों भी खाना खा लेते हैं। खाना खाने के बाद सुधीर, उसके पापा, उसकी मम्मी और ललिता बैठ के बातें करते हैं। सुधीर की मां उसके पापा से कहती है कोई अच्छा सा मुहूर्त देखकर इन दोनों की शादी कर देते हैं, कितने अच्छे लग रहे हैं दोनों साथ में। सुधीर के पापा कहते हैं हाँ देखते हैं, पूछते हैं पंडित जी से, हमारी बिटिया हमारे घर आ जाए और हमें क्या चाहिए। ऐसी बातें करते करते वक्त गुजर जाता है और ललिता कहती है कि अब मैं जाती हूँ, घर पे कोई नहीं है और पापा मम्मी आते ही होंगे। सुधीर कहता है ठीक है चलो मैं छोड़ देता हूं तुम्हें। ललिता को सुधीर कार में बिठाता है और उसे घर छोड़ने के लिए निकल जाता है। थोड़ी दूर जाकर वो गाड़ी रोक देता है और कहता है देखो हमारी शादी के बाद इसी गाड़ी में घुमाऊंगा तुम्हें पूरा सुल्तानगढ़। ललिता कहती है मुझे अपने पापा मम्मी के साथ रहना है यहीं पर। सुधीर कहता है अभी रह तो रही हो ना। ललिता कहती है हाँ मजाक कर रही हूं, उन्हें भी हम वहीं ले चलेंगे। सुधीर कहता है ठीक है जैसा तुम कहो वैसा कर लेंगे। फिर सुधीर कहता है देखो यहीं मिले थे ना हम पहली बार, जब मैंने तुमसे बात की थी। ललिता कहती है हाँ याद है मुझे, तुम मेरे पीछे पीछे मेरी गली तक आए थे और डरे भी थे। सुधीर कहता है कि तुम कैसे जानती हो। ललिता कहती है समझ आ जाता है कौन क्या चाहता है। सुधीर कहता है अच्छा
और दोनों नदी किनारे नदी में पांव लटका करके बैठ जाते हैं और बातें करते हैं। काफी देर तक बातें करने के बाद ललिता के मन में ख्याल आता है कि ये वक्त सही है सुधीर को अपनी सच्चाई बताने के लिए। ललिता कहती है, सुधीर तुमसे कुछ बात करनी है, तुम्हें कुछ बताना है। सुधीर कहता है, हाँ बताओ ना, इसमें पूछने वाली बात क्या है, बोलो क्या बात है। ललिता कहती है, सुधीर मैं चाहती तो झूठ बोलकर भी तुमसे शादी कर सकती थी, लेकिन अगर मैं ऐसा करती तो अपने आप को ही माफ नहीं कर पाती। और दोस्तों ये बात सच है, हम किसी के साथ बुरा तो कर देते हैं, लेकिन जब भी वो बात हमारे सामने आती है तो हम उस वक्त बिल्कुल डर जाते हैं। अगर किसी के साथ कुछ गलत किया है तो भी हम खुद को माफ नहीं कर पाते हैं। ना हम खुद को माफ कर पाते हैं और ना ही हम उस खुदा से उम्मीद रख सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हमने पाप किया है और ये आज नहीं तो कल हमारे सामने आएगा ही। ललिता भी इस बात को जानती है। वो नहीं चाहती कि झूठ की बुनियाद पर रिश्ता बने, इसलिए वो सारी बात सुधीर को बताने का फैसला कर लेती है। सुधीर को कहती है, सुधीर मुझे यकीन है तुम मेरी इस बात को समझोगे, क्योंकि ये बात मैंने आज तक किसी को नहीं बताई है, खुद के अलावा सिर्फ तुम्हें बताने जा रही हूं। सुधीर कहता है कि हाँ मैं किसी को नहीं बताऊंगा और तुम्हारा साथ मैं आखिरी दम तक दूंगा। अब बताओ क्या हुआ है। ललिता कहती है, सुधीर मुझे ब्लड कैंसर है। सुधीर कुछ भी बोलता ललिता उससे पहले कहती है, सुधीर कुछ तो बोलो। सुधीर कहता है, क्या बोलूं मैं तुम्हें। ललिता समझ जाती है कि सुधीर क्या कहना चाहता है। ललिता कहती है, सुधीर तुम सभी को बोल देना कि मुझे लड़की पसंद नहीं है, क्योंकि मैं ऐसा नहीं कहूंगी। और वो वहां से उठकर जाने लगती है। सुधीर उसका हाथ पकड़ता और कहता है कि जब लड़की पसंद है तो मना कैसे करोगे, और जब हाथ थामने के लिए बढ़ाया है तो उसे दूर कैसे करोगे। ललिता ये सुनकर खुश हो जाती है और सुधीर को गले लगा लेती है। सुधीर भी उसे गले लगा लेता है, मानो दो जिस्म एक जान लग रहे हो दोनों। जब आप अपनी जिंदगी से हार जाते हो और उस वक्त आपको कोई ऐसा इंसान मिल जाता है जो आपको संभाल लेता है, आपका सहारा बन जाता है, तो उस सहारे के साथ टूटा हुआ इंसान भी एक बार फिर से खड़ा होकर जीने की नई राह देखता है। क्योंकि जब सारा जमाना उसका साथ नहीं देता तो इंसान बिखर जाता है, पर जब कोई एक इतनी भीड़ में से हाथ थाम लेता है तो इंसान फिर से चलने लगता है। सुधीर ने भी ललिता का हाथ थाम के सिर्फ उसे सहारा नहीं दिया, बल्कि उसने उसे एक नई जिंदगी जीने के लिए दी। क्योंकि ललिता तो अब तक अकेली थी इस जग में और वो पूरी तरह से हार मान चुकी थी, लेकिन उसे भरोसा था कि सुधीर उसे समझेगा और उसके साथ जिएगा, उसे नई जिंदगी देगा। ललिता कहती है कि सुधीर मैं तुम्हारा शुक्र अदा कैसे करूं, समझ नहीं आ रहा है। सुधीर कहता है, जरूरत नहीं है उसकी, और तुम खुश रहो यही चाहता हूं मैं हमेशा। सुधीर ललिता को उसके सर पर किस करता है और कहता है, मैं हमेशा साथ हूं तुम्हारे, और दोनों गाड़ी में जाकर बैठ जाते हैं। सुधीर ललिता को उसके घर छोड़ाता है और वो भी अपने घर आकर वापस सुल्तानगढ़ के लिए निकल जाता है। सुधीर ने ललिता को हर तरीके से अपना लिया है, लेकिन क्या सुधीर के घर वाले भी इस बात को मानेंगे? जानेंगे हम सुल्तानगढ़ के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए सुनते रहिए सुल्तानगढ़। सुधीर को ललिता ने अपनी बीमारी के बारे में बता दिया है और सुधीर ने भी उसका साथ देने का वादा कर लिया है। सुधीर जब ललिता को उसके घर छोड़ने जाता है तो वो उसे कहता है कि मैं सुल्तानगढ़ जाकर पता करता हूं अच्छे डॉक्टर का, तुम घूमने का बहाना करके आ जाना। ललिता कहती है ठीक है। सुधीर उसे उसके घर पर छोड़ आता है और उसके बाद वो अपने घर आता है, सामान पैक करता है और अपने पापा मम्मी को कहता है कि चलो हम लोग मंदिर चलेंगे नई कार से। उसकी माँ फटाफट तैयार हो जाती है और उसके पिताजी भी तैयार होते हैं। दोनों तैयार होकर के गाड़ी में बैठ जाते हैं। सुधीर उन्हें मंदिर ले जाता है। वहां जाकर पूरे परिवार वाले दर्शन करते हैं और गाड़ी की पूजा भी करते हैं। उसके बाद सुधीर वापस से घर आता है और पापा मम्मी को घर छोड़ करके वो सुल्तानगढ़ के लिए निकल जाता है। सुधीर बड़ा ही परेशान रहता है। वो जैसे ही सुल्तानगढ़ पहुंचता है अपने दोस्त रोहन को फोन लगाता है। रोहन उसका फोन उठाकर कहता है, हाँ भाई बोल। सुधीर उससे कहता है, मैं तेरे कमरे के नीचे खड़ा हूं, जल्दी आ। रोहन नीचे आ जाता है। सुधीर उससे कहता है कि यहाँ सबसे अच्छा डॉक्टर कौन सा है रे? रोहन कहता है कि वो जैन डॉक्टर अच्छा है, जाना माना है, पर हुआ क्या है? और तू ये कार धीरे चला भाई, तेरी शादी होने वाली है, अभी इतना तेज चलाना अच्छी बात नहीं है। किस बात का गुस्सा है तुझे? सुधीर कहता है कि मुझे अपनी किस्मत पे गुस्सा आ रहा है। रोहन पूछता है, लेकिन बता तो हुआ क्या है? सुधीर इतनी देर में कार हॉस्पिटल के बाहर ले आता है
और भागते भागते जैन डॉक्टर के पास पहुंचता है और जैन डॉक्टर के कैबिन में जाकर उनसे मिलता है। पूछता है कि सर, ब्लड कैंसर का इलाज बताओ आप। जैन डॉक्टर कहता है, आप मरीज को बुला लो, मैं देखकर बताऊंगा। सुधीर कहता है ठीक है, और वहां से बाहर आ जाता है। रोहन पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखता है और पूछता है कि तुझे पहले भी परेशान देखा है, लेकिन इतना परेशान पहली बार देख रहा हूं। क्या बात है भाई, बता मुझे, मदद करता हूं तेरी। सुधीर कहता है, भाई जिसके साथ मेरी शादी होने वाली है उसे ही है। रोहन कहता है, तुझे किसने बताया? सुधीर कहता है, उसी ने बताया, बात करके ही आ रहा हूं उससे मैं। रोहन कहता है, देख भाई, हिम्मत रख, हम कोई रास्ता जरूर निकाल लेंगे। जब रोहन ऐसा बोलकर सुधीर के कंधे पर हाथ रखता है तो सुधीर को हिम्मत आ जाती है। और ये हकीकत है, आप अपनी जिंदगी में अगर कुछ नहीं कमाएं और अगर एक अच्छा दोस्त भी कमा लेते हैं तो वो आपको जिंदगी में बहुत कुछ दे सकता है। दोस्त हमारी जिंदगी का एक ऐसा हिस्सा है जो कि हमेशा हमारा साथ दे सकता है। एक दोस्त की हिम्मत पर हम सारी दुनिया से जीत सकते हैं, क्योंकि हमारी लड़ाई में हमें साथ की जरूरत होती है, और ऐसा साथ जो कि हमें मजबूत बनाए, मानसिक और शारीरिक रूप से। दोस्ती की महफिल में कई बार हमें ऐसे ऐसे दोस्त मिल जाते हैं जो कि दिखने में गुंडे मवाली लगते हैं, परंतु वो तुम्हें अच्छी दोस्ती सिखा कर जाएंगे। सुधीर को भी उसके दोस्त का सहारा मिल चुका है। उसके दोस्त ने उससे कहा कि भाई मैं तेरे साथ खड़ा हूं, हम बड़े से बड़े डॉक्टर से बात करेंगे इस विषय में, तू भाभी जी को कल बुला ले, हम उन्हें जैन डॉक्टर से तो मिलवा देते हैं। सुधीर कहता है ठीक है, मैं उसे कल बुला लूंगा। सुधीर और रोहन घर चले जाते हैं। सुधीर ललिता को फोन लगाता है और कहता है कि तुम कल आ जाना सुल्तानगढ़, मैंने एक डॉक्टर से बात कर ली है, वो अच्छे डॉक्टर है। ललिता कहती है ठीक है, मैं आ जाऊंगी कल। सुधीर कहता है ध्यान रखना अपना और सो जाना टाइम से। ललिता कहती है ठीक है, आप भी सो जाना। सुधीर भी ठीक है कहकर फोन रख देता है। रोहन सुधीर को देखता है और सुधीर से पूछता है, बहुत प्यार करता है ना भाई तू ललिता से? सुधीर कहता है हाँ भाई, बहुत। रोहन कहता है पिछले 2 साल से साथ हूं तेरे, पर इतना परेशान, इतना चिंतित मैंने कभी नहीं देखा तुझे। सुधीर कहता है कि रोहन भाई, जो इंसान जैसा दिखता है वैसा कहाँ होता है। वही लोग हंसते हुए मुस्कुराते हुए चेहरे लेकर बहुत सारे जख्म दबाकर बैठे होते हैं। रोहन कहता है बात तो सही है तेरी, जब मैं छोटा था तब से ये सब करते और देखते आ रहा हूं। सुधीर भाई, तूने ना मुझे सिर्फ हंसते खेलते हुए देखा है, और ये हर रोज कोठे पर जाना ये मेरी पहचान नहीं थी। भाई मैंने जिसे दिल जान से मोहब्बत की थी उसने मुझे धोखा दिया, और उसके पहले मैं सुपारी तक को हाथ नहीं लगाता था, लेकिन जब दिल टूटा तो पूरा टूट गया मैं। सुधीर पूछता है कि पर ऐसा क्या हुआ था तेरे साथ? रोहन कहता है भाई जब मैं पढ़ता था तो मेरा कॉलेज इलाहाबाद में था और वहीं मेरी एक गर्लफ्रेंड थी। हम दोनों बहुत लंबे समय तक साथ रहे, पर जब मैं अपने गांव आया तो उसे वहां कोई और मिल गया। मैं जब भी फोन लगाता वो बात नहीं करती, मैं जब भी कुछ कहता मेरी बात को हमेशा टालने लगती। मैं समझ गया था ये ऐसी तो नहीं थी, कुछ हुआ जरूर है। मैंने अपने सारे दोस्तों को इसके पीछे लगा दिया। तो भाई पता करो आखिर बात क्या है, ये दूर दूर क्यों रह रही है मेरे से। बहुत दिन बीत गए, फिर एक दिन एक दोस्त ने बताया कि भाई इसके तो बहुत सारे बॉयफ्रेंड बन गए हैं और हर दिन ये किसी के साथ ओयो जाती रहती है। रोहन कहता है मुझे भरोसा नहीं हुआ। फिर एक दिन मेरे जिगरी दोस्त ने उसका MMS बनाया और मुझे भेजा, तब मुझे यकीन हुआ। और उस बंदी को तो आज भी फर्क नहीं पड़ा कि मैं जिंदा हूं या नहीं, मैं क्या कर रहा हूं क्या नहीं, उसे इस बात से कोई मतलब ही नहीं है। और उसकी इस हरकत से मैं टूट गया। अपनी हालत सुनाता भी तो किसको, कोई था ही नहीं सुनने वाला। इसलिए दारू को अपना सहारा बनाया, दारू के साथ ही जीना सीख लिया। और एक बार दिल टूट गया तो अब मैंने भी ठान ली थी कि मुझे भी अब सिर्फ दिल लगाना नहीं तोड़ना है, और मैंने ऐसे कोठों पर जाना शुरू कर दिया। सुधीर पूछता है तूने कभी फिर उससे बात करने की नहीं सोची? रोहन कहता है बहुत कोशिश की, लेकिन जब उसके दिल में कोई और आ गया था तो मैं कितना भी कुछ कर लूं सब फिजूल ही लगता। और जब मैंने भी कई बार उससे बात करने की सोची तो उसने बात नहीं की। बाद में फिर उसकी ऐसी हरकतें पता चली तो दिल से उतरते गई। सुधीर कहता है कोई बात नहीं भाई, वो तेरे लायक ही नहीं थी, उससे भी कई गुना अच्छी तुझे मिली जाएगी, बात मान मेरी। रोहन कहता है फर्क नहीं पड़ता, मिले तो भी ठीक है, नहीं मिले तो भी ठीक है। रोहन पूछता है सुधीर कभी तुझे प्यार नहीं हुआ क्या? सुधीर कहता है टाइम ही नहीं मिला यार, और कभी हिम्मत भी नहीं हुई ऐसा कुछ करने की। सुधीर कहता है
भाई मैंने एक बार ललिता को ही गांव में देखा था और मैं उससे बात करना चाहता था। हम लोगों ने इसका पीछा भी किया। रोहन, तेरे जैसा ही दोस्त मेरा गांव में भी है। उसकी कहानी भी बड़ी दुखद है। बेचारा बचपन से ही किस्मत के मारे परेशान है। भगवान ने उसे सिर्फ छीना है, उसे दिया कुछ भी नहीं। और उसकी मां आज भी कैंसर से लड़ रही है। रोहन कहता है तो भाई तू उससे पूछ ना, पता होगा उसे इन सब के बारे में। इतने दिनों से मां की सेवा कर रहा है। सुधीर कहता है हाँ भाई, मुझे तो उसका ध्यान ही नहीं आया, रुक फोन लगाता हूं। रोहन कहता है अभी टाइम ज्यादा हो गया है, कल लगा लेना फोन और उससे सब कुछ पूछ लेना, बता देगा वो तुझे। सुधीर कहता है हाँ भाई, चलो अब सोते हैं, कल हॉस्पिटल भी जाना है। सुधीर कहता है हाँ चलो सो जाते हैं। दोनों के दोनों सो जाते हैं और सुधीर सुबह से जैसे ही खड़ा होता है तो ललिता वहां आ जाती है। सुधीर उसे वहां पर लेने जाता है और डॉक्टर को बताता है। डॉक्टर उसे देखकर कहते हैं कि चिंता की कोई बात नहीं है, सब ठीक हो जाएगा, ये दवाइयां और इंजेक्शन लेते रहना। सुधीर बड़े ही मजे से सोया रहता है और जैसे ही नींद खुलती है वो देखता है कि सपना था ये उसका और वो जाग जाता है। जाग के बैठ जाता है। आधी रात को रोहन खड़ा होता है और पूछता है कि भाई क्या हुआ तुझे? कहा ना सुबह चलेंगे अपन। अब ज्यादा मत सोच, तू सो जा भाई मेरे। सुधीर सो तो जाता है लेकिन उसके मन में एक ही प्रश्न चलता रहता है कि क्या होगा कल डॉक्टर के पास। अब इसका जवाब तो अगले एपिसोड में ही मिलेगा।